कल से ना मैडम। हाँ, सो देर आर टू मेन बॉडी फ्लूइड्स। देखो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले मुझे ये बताओ व्हाई इज ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड? क्यों हमको ट्रांसपोर्ट करना है, क्या ट्रांसपोर्ट करना है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म होता है वो एक ही जगह पे फंक्शन नहीं हो सकता है, उसको रेगुलेट होना पड़ता है। हाँ, देखो बहुत सारी चीजें हैं जो लोकलाइज्ड अवेलेबल हैं, पर उनकी जरूरत तो सब जगह है। जैसे ऑक्सीजन, हमारे नोज इनहेल करते हैं, लंग्स में जाता है, पर ऑक्सीजन की जरूरत सबको है क्योंकि सबको एनर्जी चाहिए। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन शुड रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सो दिस इज वन एक्सीलेंट एग्जाम्पल व्हाई यू रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी चीजें भी हम पढ़ेंगे। नाउ देर आर टू मेन बॉडी फ्लूइड्स। तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होगा? फ्लूइड के फॉर्म में होगा, क्योंकि फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो, सॉलिड्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड सो इजीली। सो फ्लूइड में दो तरह के फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी में। कौन से? वन इज ब्लड एंड द अदर वन इज लिम्फ। ब्लड क्या है? It's a fluid connective tissue. This is the only example of tissue which is fluid. So blood is a fluid connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed elements. अब देखो, जब हम टिश्यूज की बात करते हैं तो एनिमल्स में कितने तरह के टिश्यूज हैं? How many types of tissues are present in animal? 9th standard में आपने पढ़ा है, थोड़ा याद करके बताओ। How many types of tissues? Epithelial, muscular, epithelial, muscular, connective and nervous। ठीक है ना? तो कनेक्टिव टिश्यू में जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो है ब्लड। अब ब्लड का कंपोजिशन बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे आके, पर थोड़ा ओरिएंटेशन आ गया कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब ब्लड में दो तरह की चीजें हैं। सो इफ यू सी हियर, दिस इज ब्लड। अब ब्लड ना दो मेन चीजों का बना हुआ है। कौन सी दो मेन चीजों का बना हुआ है? एक है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा मतलब इसका फ्लूइड पार्ट, फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब इसका सॉलिड पार्ट। अब फ्लूइड एलिमेंट में प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं। कौन से सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू प्लाज्मा? नाइट्रोजनस वेस्ट है, और क्योंकि हम ह्यूमंस यूरियोटेलिक होते हैं, कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट कैरी होगा ब्लड में? यूरिया। ओके, यूरिया। फिर इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, Na+ है, Cl- है, HCO3- है, K+ है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स हैं जो काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। फैटी एसिड्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बिकॉज वो वाटर सॉल्यूबल नहीं है। प्रोटीन्स हैं बहुत सारे। कौन से प्रोटीन्स हैं? अल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन। जब आपका डिटेल्ड ब्लड एनालिसिस होता है तब ये सारी चीजें एनालाइज होती हैं। दूसरा है गैसेस। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ऑल्दो नॉट इन द गैसियस फॉर्म। हमने ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ा है कि कितना % किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट 3 तरह के हैं। प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, जिनको हम आरबीसी भी कहते हैं। इसको आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स क्यों कहते हैं? एरिथ्रोज का मतलब होता है रेड, तो जो रेड कलर का है वो रेड ब्लड सेल्स। इसमें होता है थ्रोम्बिन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, WBC, ल्यूको का मतलब होता है वाइट या कलरलेस, तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको हम बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स।
बहुत सारे तरह तरह के ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। जब आप सेल्स देखेंगे तो उसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो अगर साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स हैं तो ग्रैन्युलोसाइट्स, और अगर साइटोप्लाज्म प्लेन है, ग्रैन्यूल्स नहीं है उसमें, तो उसको बोलेंगे ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स 3 तरह के, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इसकी स्पेलिंग में ओ आएगा, इओसिनोफिल्स। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स 2 तरह के हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। सबके फंक्शंस भी देखेंगे, फिलहाल इतना जान लो, जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है वो लिम्फोसाइट से होता है। That is why WBC are associated to immunity of your body, protection of your body. Clear है सबको? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास वर्क में लिखना है। मैम डन। ओके, प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा कैसा है? स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब लाइट येलो कलर होता है उसका। इट्स अ विस्कस फ्लूइड, गाढ़ा है। अब ब्लड में प्लाज्मा कितना, प्लाज्मा का परसेंट कंपोजिशन कितना है? 55%। अब आप लोग इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे होमवर्क में। कैसे बनाएंगे फ्लो चार्ट? सपोज दिस इज योर नोटबुक, तो आप लिखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना परसेंट है ब्लड का? 55% ऑफ ब्लड। अब प्लाज्मा के अंदर क्या है वो देखते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर 92% क्या है? वाटर, और 6 to 8% क्या है? प्रोटीन। सो यू हैव 92% is water and around 8% protein. Now let us see what kind of proteins are present here. So protein में क्या है? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड अल्ब्यूमिन। फंक्शंस क्या है? फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए, ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और अल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। तो इसको भी अपने फ्लो चार्ट में लिख लेते हैं। सो व्हाट डू यू हैव? You have fibrinogen, then you have albumin and you have globulin. चलो functions बताते जाओ मुझे। Tell me the functions. Fibrinogen का function? Clotting or coagulation of blood. Correct. Do we understand what is clotting or coagulation of blood? Yes, ma'am. इसको बहुत डिटेल में भी ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जब कोई भी चोट लगती है, इंजरी होती है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं एंड ब्लड स्टार्ट्स oozy आउट फ्रॉम द वुंड। अब वो ब्लड थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो जाता है क्योंकि वहां पे ब्लड क्लॉट बन जाता है, जो कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगा, मतलब ब्लड फ्लो नहीं होने देगा एक्सटर्नली। सो दैट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अल्ब्यूमिन क्या करता है? What is the function of albumin? हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। Osmotic balance. What do you mean by osmotic balance? ऑस्मोसिस। Okay, थोड़ा सा और डिटेल में बताओ मुझे, what is osmosis? मैम मतलब वाटर का कंसंट्रेशन बैलेंस करता है। देखो हमारी बॉडी में एक, Ma'am, diffusion of water or solutes. ओके सो मतलब मैम के बोलो। ओके हमारी बॉडी में एक होम्योस्टेसिस मेंटेन्ड रहना चाहिए, मतलब पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर, सारी चीजें एक कांस्टेंट रेंज में ही फॉल करनी चाहिए। अगर पीएच चेंज हो गया, मुझे बताइए क्या दिक्कत है? अगर आपकी बॉडी का पीएच अचानक से एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या नुकसान है उससे?
अच्छा, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बताओ, जैसे आपने लेमन जूस पिया, लेमन जूस एसिडिक है या बेसिक है? एसिड। एसिडिक। Acidic. Acidic. अब अगर लेमन जूस पिया, अब वो तो फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाता है, उसमें डाइजेशन का इतना कोई लोड नहीं है, तो उसके बाद क्या आपके ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाएगा? No, ma'am. नो Regulation नो maintain ब्लड का रहेगा. पीएच तो जैसा था वैसा ही रहेगा। समझो आपने बहुत सारा बेकिंग सोडा खा लिया, बेकिंग सोडा बेसिक होता है, क्या उससे आपके ब्लड का पीएच चेंज होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी खाओ पियो, आपकी बॉडी में जो पीएच है वो मेंटेन्ड रहता है। मतलब कुछ मैकेनिज्म है जो बफरिंग कर रहे हैं। बफरिंग समझते हो कि अगर कुछ बहुत ज्यादा एसिडिक हुआ तो उसको बेसिक की तरफ ले गए, बहुत ज्यादा बेसिक हुआ तो उसको एसिडिक की तरफ ले गए। मतलब कुछ है जो बॉडी में बफरिंग कर रहा है और पीएच को बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने दे रहा है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपने पढ़ा है कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पीएच रेंज। अगर पीएच बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, आप वो ग्राफ याद करो ऐसा वाला, एंजाइम एक्टिविटी तो जीरो हो जाएगी। मतलब आपको पीएच या तो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन्ड रखना पड़ेगा। ऑस्मोटिक का मतलब होता है कि भाई कितने सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट डिसॉल्व्ड हैं। When I say solute, I mean salts here, जैसे कि पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट्स, कार्बोनेट सॉल्ट्स। ओके, तो ये सारी चीजों का अमाउंट मेंटेन्ड रहता है और वो बफरिंग का काम करता है अल्ब्यूमिन। तो अल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस। अगर अल्ब्यूमिन ठीक से काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी का पीएच मेंटेन नहीं होगा और एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे। कुड यू अंडरस्टैंड दैट रिलेशनशिप? Yes, ma'am. ग्लोब्यूलिन क्या Yes, करता है? ma'am. What do Defense mechanisms. डिफेंस मैकेनिज्म। 12th स्टैंडर्ड में एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर 8, विच इज अबाउट डिजीज, जहां पे आप पढ़ेंगे कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होते हैं। आपने सुना है कभी ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन? IgA, नो IgG, No, ma'am. IgM, 5 तरह के इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होते हैं। एक इम्यूनोग्लोब्यूलिन ऐसा है जो मदर से बेबी को जाता है थ्रू मिल्क। आपने ये सुना होगा ना कि बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उनको हम बाहर का खाना नहीं देते हैं ना, क्या देते हैं हम उनको? ओनली मदर्स मिल्क। कब तक? 6 months ऑफ एज तक। अगर वो बच्चे को दूध भी बाहर का दे दिया तो वो बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं, मदर्स मिल्क पे सरवाइव करते हैं, वो बच्चे हेल्दी होते हैं, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि मदर्स मिल्क में इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को लिफ्टेड रखते हैं। समझ में आया आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के रखते हैं और छोटे मोटे पैथोजेंस जब आपको इन्फेक्ट करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है। ओके, सो दैट इज अबाउट द प्रोटीन पार्ट। ये सब मैं हटा देती हूँ, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, लेट्स गो बैक टू अवर प्रेजेंटेशन। सो प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा क्या है? इसमें बहुत सारे आयंस हैं। देखो कौन से आयंस हैं? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज। तो पहले हम आयंस लिख देते हैं, ये सबका कुछ ना कुछ रोल है। तो सॉरी, आयंस कौन कौन से हैं हमारे पास, बताइए। Sodium, calcium, magnesium, Sodium, calcium, magnesium, और नेगेटिव आयंस कौन से? chlorine. HCO3 minus and chlorine. करेक्ट। ये जो दोनों नेगेटिव आयंस आपने बोले ना, दे आर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जो सोडियम पोटेशियम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स समझते?
जब भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं Yes, किसी ma'am. स्टिम्युलस को, तो ब्रेन को मैसेज जाता है और Signals. ब्रेन से इफेक्टर को, मसल्स को या ग्लैंड्स को मैसेज आता है। तो वो उसके लिए सोडियम पोटेशियम का पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको सॉल्ट इनटेक बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इट विल ऑल्सो अफेक्ट योर ब्लड प्रेशर। कभी सुना है आपने जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको नमक नहीं खाना है या बहुत कम खाना है? हैव यू हर्ड अबाउट दैट? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, क्यों नहीं खाना है? क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, बहुत सारा वाटर अट्रैक्ट करेगा और बॉडी का फ्लूइड कंटेंट बढ़ जाएगा। सो दीज आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको विद इन अ रेंज मेंटेन करना है। कैल्शियम, पोटेशियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग, और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें भी इन आयंस की जरूरत पड़ती है। कुछ एंजाइम्स हैं जो बिना आयंस के नहीं फंक्शन करेंगे। हमने पढ़ा था ना, एंजाइम्स को कभी कभी कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं। कौन से 3 तरह के कोफैक्टर्स पढ़े कल हमने, मुझे बताओ तो, देखें आपको याद है या आप भूल गए? Metal ion. ओके, और NADP FAD है ना, और एक कोई प्रोटीन पार्ट के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप। 3 तरह की चीजें पढ़ी थी हमने एग्जाम्पल्स के साथ। प्रोस्थेटिक ग्रुप Coenzymes. कौन सा वाला? Coenzyme, prosthetic group and Coenzymes. metal ion. फर्स्ट वाला कौन सा था? Prosthetic group. एग्जाम्पल याद है? Example. Yes, ma'am. Peroxides और catalysis वाला. करेक्ट। सो इसमें से कुछ आयंस ऐसे हो सकते हैं जो प्रोटीन की, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था जिंक, आयन। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस को कभी कभी कॉपर चाहिए होता है। सो आयंस, प्रेजेंस ऑफ आयंस इन बॉडी इज इम्पॉर्टेंट। न्यूट्रिएंट्स जब हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, उसके अलावा और क्या है ब्लड में? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ब्लड में नहीं, सॉरी, प्लाज्मा में। सो यू ऑल्सो हैव, अरे ये जो चीज है ना, ये मुझे कहाँ ड्रॉ करनी चाहिए थी, गलती की है मैंने। वेयर शुड दिस गो? Protein में. हाँ, तो जब आप ड्रॉ करो तो आप ये गलती मत करना प्लीज, पुट इट एट द राइट प्लेस। ओके, इसके अलावा यू ऑल्सो हैव ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। याद रखना, फैटी एसिड्स प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, दे हैव टू बी कोटेड विथ प्रोटीन, तो ही वो प्लाज्मा में ट्रैवल कर पाएंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट बना लेंगे? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट लेना है कि खुद बना लेंगे? क्या मैडम? स्क्रीनशॉट लेना है या खुद बना लेंगे? ले लिया। मैम ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, अब 2 टर्म्स हैं जिनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। एक है प्लाज्मा और एक है सीरम। सीरम क्या है? जिसमें से हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दिए। तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज इक्वल टू सीरम। समझ में आया इक्वेशन? Yes, ma'am. और ब्लड माइनस सेल्स इज इक्वल टू प्लाज्मा। ठीक है ना? कभी कभी कुछ एंजाइम की एक्टिविटी या प्रेजेंस ऑफ पैथोजन के लिए हम सीरम लेते हैं, पूरा का पूरा ब्लड नहीं लेते हैं। डिपेंड करना है कि आपको ब्लड में क्या एनालिसिस करना है। तो कभी हम ब्लड लेते हैं, उसमें से सेल्स रिमूव कर देते हैं, सिर्फ प्लाज्मा का एनालिसिस करते हैं। और कुछ एंजाइम एक्टिविटी हम सिर्फ सीरम में देखते हैं, तो फिर सीरम सेपरेट करेंगे। ये सारी चीजें आपकी पैथोलॉजिकल लैब में होती है, जहां पे आप
डायग्नोसिस के लिए, रिपोर्ट्स करवाने के लिए देते हो। सेंट्रीफ्यूज पता है सबको? 9th में एक टेक्निक पढ़ी थी आपने, सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब आपको क्या करना है, बहुत थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, नहीं तो फिर मेन टॉपिक रह जाएगा। सो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? एक मशीन होता है, आप टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेंगे और फिर उसको एक मशीन में डालेंगे जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। वहां पे आपका ये जो टेस्ट ट्यूब है ये गोल 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 घूमेगा। कौन सी स्पीड पे? 8000 to 10,000 RPM। RPM इज रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो जब कोई भी चीज इतना तेज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सेपरेशन हो जाता है। कैसे सेपरेशन होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो जो भारी चीजें हैं, हैवी चीजें जैसे कि सेल्स, वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, और जो हल्की चीजें हैं जैसे कि प्लाज्मा या तो सीरम, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो आप यूज कर सकते हैं एंजाइम एक्टिविटी, मेटल आयन, प्रोटीन, वो सब एस्टिमेट करने के लिए। समझ में आ रहा है? सीरम, Yes. प्लाज्मा, ओके। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करेंगे। क्या क्या है? आरबीसीज हैं जिनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। सबसे ज्यादा नंबर एरिथ्रोसाइट्स का है। जब वो फ्लो चार्ट बनाओगे ना तो उसमें नंबर भी ऐड कर देना। कितना है एरिथ्रोसाइट का नंबर? 5 millions to 5.5 millions इन पर mm³ ऑफ ब्लड। आप ब्लड का क्या लोगे? वॉल्यूम लोगे ना। तो वॉल्यूम किस में मेजर करोगे? या तो क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर करते हैं या तो मिलीमीटर क्यूब में से मेजर करते हैं। अच्छा, आपके घर पे किसी ना किसी की तो ब्लड रिपोर्ट पड़ी होगी, कभी कोई बीमार पड़ा Yes. होगा और निकलवाई होगी, है कि नहीं है? Yes, madam. आज सबको Yes. आज सबको वो ब्लड रिपोर्ट निकाल के देखनी है और उसको अच्छे से स्टडी करना है। जैसे आरबीसी है तो आपके ब्लड में कितना है और एक हेल्दी रेंज कितना है वो ब्रैकेट में लिखा रहेगा। तो उसको आज अच्छे से स्टडी करना, ठीक है? ओके। तो Okay, ma'am. आरबीसी Okay. कितने हैं? 5 millions to 5.5 millions हैं। फिर हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी कितने हैं। अच्छा, आरबीसीज बनेंगे कहाँ? आरबीसीज बनेंगे इन द बोन मैरो, रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स। व्हाट इज बोन मैरो? आपकी बॉडी में कुछ कुछ लॉन्ग बोन्स हैं। कौन से लंबे वाले बोन हैं? लैब legs, hand, लेग्स एंड हैंड। जब हम लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बोन्स के अंदर एक कैविटी होती है और वो कैविटी के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, स्पेशली जब आप मटन खाते हैं, तो वो जो लॉन्ग बोन्स होते हैं ना उसमें से आप सक कर सकते हैं बोन मैरो। टेस्टी लगता है। किसने ट्राई किया है? मैडम मैंने हिमाद्री ने ट्राई किया है। मजा आवे ने खावानी? बहुत। पायानो सूप बने। पायानो सूप मतलब ये जो बोन मैरो है ना उसका सूप पीते हैं जब बोन इंजरीज होती हैं, तो वो जल्दी हील हो जाता है क्योंकि फॉर्म्ड एलिमेंट्स सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। श्रुजल हैज नॉट ट्राइड? ओके। श्रुजल मीटिंग अटेंड करके, आई मीन लॉग इन करके घूमने चला गया लगता है। एनीवेज, सो बोन सारे नहीं मैम इधर ही हूँ मैं, मैम इधर ही हूँ मैं। अच्छा वो अच्छा। माइक ऑन नहीं हो रहा था। सो हैव यू ट्राइड बोन मैरो? ओके। सो जो ब्लड सेल्स हैं वो नहीं। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं।
सारे ही ब्लड सेल, उसका एक प्रोसेस होता है। और ये जो आरबीसी है उनकी एक हाफ लाइफ होती है, दैट इज 120 डेज। तो एवरी 120 डेज पुराने वाले आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नए वाले आरबीसी फॉर्म हो जाते हैं। आरबीसी अकेले ऐसे सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। कैन यू फिगर आउट रीजंस के आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, आरबीसी काम क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में। आरबीसी रेड क्यों है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन है, और वो हीमोग्लोबिन जिसमें ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है और हीम मतलब आयन। इंजेक्ट कर क्योंकि देते हैं वो उसके न्यूक्लियाई बहुत को, क्योंकि वो इजीली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का फ्लो करे, उसके लिए उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। करेक्ट। हीमोग्लोबिन ज्यादा ले सके ना, इसलिए वो अपना न्यूक्लियाई को इजेक्ट कर लेते हैं आफ्टर मैच्योरेशन। ओके, सो द मोर प्रेसाइज रीजन इज कि देखो आरबीसीज जो हैं उनका काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ये ऑक्सीजन आयन को बाइंड हो जाता है एंड देन इट फॉर्म्स ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। अब ये जो आरबीसी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, इसको बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज में से पास होना है, वेरी माइन्यूट कैपिलरीज। तो इसको कैसा होना चाहिए? बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए। न्यूक्लियस एक बल्की ऑर्गेनल है, तो वो पूरे सेल को भी बल्की बना देता है। शायद वो टूट जाए जब माइन्यूट कैपिलरीज में से ट्रांसपोर्ट कर रहा है तब। तो इसीलिए जब वो फॉर्म होते हैं तो उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरेशन होता है न्यूक्लियस निकल जाता है, सो दैट इट कैन नाइसली डू इट्स फंक्शन वेरी एफिशिएंट।